नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी और आज हम इनसे चैत्र नवरात्रि में होने वाले कन्या पूजन के बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। अजय जी हमें बताएंगे कि कन्या पूजन सही तरीके से कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी गलतियां न करें। सभी जानकारी पाने के लिए इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनें। अजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते प्रिया जी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जिसे जानना आपके लिए भी जरूरी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सके। अजय जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि कन्या पूजन का इतना महत्व क्यों है और अक्सर लोग इसमें क्या गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका व्रत निष्फल हो सकता है, जैसा कि कहा जाता है। प्रिया जी, नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है और कन्या पूजन इस उपासना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 साल की कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा करके हम सीधे माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। जहां तक गलतियों की बात है, कई बार लोग अनजाने में कन्याओं के चयन, भोजन, विधि या उनके सम्मान में चूक कर देते हैं। छोटी सी भी गलती, जैसे कन्याओं को डांट देना, उन्हें बिना सम्मान के बुलाना या विदा करना या पूजन विधि में कमी रखना, व्रत के पुण्य को कम कर सकती है। इसलिए हर छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी है। आपने सही कहा, सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की। इस साल कन्या पूजन कब करना शुभ रहेगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? जी, चैत्र नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन के लिए 2 मुख्य तिथियां हैं, महाअष्टमी और महानवमी। महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 को है। इस दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक और प्रातः संध्या का समय सुबह 4:58 से 6:07 तक है। ये सभी समय कन्या पूजन के लिए उत्तम है। और महानवमी के लिए क्या समय रहेगा? महानवमी 6 अप्रैल 2025 को है। इस दिन भी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। एक खास बात यह है कि इस दिन पूरे दिन रवि पुष्य योग्य भी बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप अपनी सुविधानुसार महाअष्टमी या महानवमी को इन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। यह तो समय की बात हुई। अब आते हैं कन्याओं के चयन पर। कन्या पूजन के लिए किन कन्याओं को चुनना चाहिए? उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? कितनी संख्या में होनी चाहिए? जी, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आयु सीमा का ध्यान रखना होता है। जैसा मैंने पहले बताया, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही पूजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसी आयु वर्ग की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। जहां तक संख्या की बात है, आदर्श रूप से 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। अगर 9 कन्याएं न मिल पाए तो? अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं उपलब्ध न हो तो आप 5 या 7 कन्याओं को भी आमंत्रित कर सकते हैं। यह भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आमंत्रित करने की परंपरा है। इस बालक को लंगूर या बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बटुक भैरव के बिना मां की पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए कन्याओं के साथ एक बालक का होना पूजन को पूर्णता प्रदान करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर बटुक भैरव वाली बात। क्या कन्याओं के चयन में उनकी जाति या वर्ग का भी कोई महत्व है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? हाँ, कुछ प्राचीन मान्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और सम्मान का भाव। मान्यताओं के अनुसार अलग अलग वर्गों की कन्याओं की पूजा से अलग अलग फल मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण कन्या की पूजा से ज्ञान, क्षत्रिय कन्या की पूजा से शक्ति, वैश्य कन्या की पूजा से धन समृद्धि और शूद्र कन्या की पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सबसे जरूरी है कि आप जिन भी कन्याओं को बुलाएं, पूरी श्रद्धा, स्वच्छता और सम्मान के साथ बुलाएं और उनकी पूजा करें। बिल्कुल, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भोजन की। कन्या पूजन में कन्याओं को किस तरह का भोजन कराना चाहिए? क्या कुछ विशेष व्यंजन होते हैं? जी, कन्या पूजन का भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय भोजन है हलवा, पूड़ी और काले चने। हलवा आप सूजी का बना सकते हैं या आजकल लोग बादाम का हलवा भी बनाते हैं। पूड़ी मैदे या आटे की हो सकती है। काले चने सूखे बनाए जाते हैं,
बिना प्याज लहसुन के, और इन्हें पूड़ी के साथ परोसा जाता है। हलवा पूड़ी चने के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इसके अलावा खीर भी एक बहुत अच्छा और पौष्टिक विकल्प है। चावल, दूध, चीनी और मेवे डालकर खीर बनाई जा सकती है। अब भोजन में आलू की रसेदार सब्जी या आलू गोभी की सूखी सब्जी भी शामिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वो भी बिना प्याज लहसुन के बनी हो। साथ में फल जैसे नारियल, केले, सेब और मिठाइयां जैसे बताशे, जलेबी या दही भी रख सकते हैं। कुछ लोग केसरिया बर्फी या दूध की बर्फी भी रखते हैं। मुख्य बात यही है कि भोजन शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बनाया गया हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आते हैं उन बातों पर जिनका कन्या पूजन के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी मुख्य बातें हैं? कन्या पूजन में कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो कन्याओं का सम्मान। उन्हें घर बुलाने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण दें। जब वे घर आएं तो उनके साथ बहुत प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। उन्हें डांटें या झिड़कें नहीं। घर आने पर उनके पैर धुलाएं और उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। और पूजा विधि के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? पूजा विधि में कन्याओं को तिलक लगाएं, उनके मस्तक पर अक्षत यानी चावल लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। उनकी विधिवत आरती उतारें। भोजन करवाते समय माता रानी का नाम लेकर प्रेम पूर्वक भोजन परोसें। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा के साथ कोई छोटा उपहार जैसे पढ़ने लिखने की सामग्री या कोई खिलौना भी दे सकते हैं। आयु और संख्या के बारे में आपने पहले ही बताया। 2 से 10 वर्ष और 9 कन्याएं प्लस 1 बालक। विदाई के समय क्या करना चाहिए? जी, जब कन्याएं भोजन कर लें और आप उन्हें दक्षिणा उपहार दे दें तो उनकी विदाई भी सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। जाने अनजाने में पूजा में या सेवा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। उन्हें खुशी खुशी विदा करें। उनका प्रसन्न होकर जाना ही आपकी पूजा की सफलता है। आपने काफी विस्तार से बताया कि किन बातों का ध्यान रखना है। क्या आप एक बार क्रम से पूरी पूजा विधि बता सकते हैं ताकि सुनने वालों को समझने में आसानी हो? अवश्य। सबसे पहले जब कन्याएं आपके घर आए तो आप उनका स्वागत फूलों से या माला पहनाकर कर सकते हैं। उन्हें एक साफ और स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर बैठाएं। पूजा स्थल पहले से ही साफ और पवित्र होना चाहिए। फिर एक थाली में साफ पानी लेकर उनके पैर धुलवाएं और साफ तौलिए से पोंछें। इसके बाद उनके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और तिलक पर अक्षत लगाएं। पैर धोने और तिलक के बाद क्या करें? तिलक के बाद उनके दाहिने हाथ की कलाई पर कलावा या मौली बांधे। आप चाहें तो उन्हें फूलों की माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद सभी कन्याओं और बटुक भैरव रूपी बालक की आरती उतारें। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आरती करें। आरती के बाद भोजन का क्रम आता है? जी हाँ, आरती के बाद उन्हें भोजन परोसे। जैसा हमने पहले बात की, हलवा पूड़ी, काले चने, खीर या जो भी सात्विक भोजन आपने बनाया है वो परोसे। भोजन करवाते समय प्रेम भाव रखें और माता रानी का नाम लेकर उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह करें। जल्दबाजी न करें। उन्हें आराम से भोजन करने दें। और भोजन के बाद? भोजन संपन्न होने के बाद कन्याओं को अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा दें। दक्षिणा में रुपये के साथ फल, मिठाई या कोई अन्य उपहार भी दे सकते हैं। आजकल लोग पढ़ाई की चीजें जैसे पेंसिल बॉक्स, कॉपी आदि देना भी पसंद करते हैं। और अंत में विदाई? जी, अंत में विदाई। कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे कहें कि वे प्रसन्न होकर जाएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। इस तरह पूरी श्रद्धा और विधि विधान से कन्या पूजन संपन्न होता है। अजय जी, आपने कन्या पूजन की विधि, महत्व, सावधानियां और शुभ मुहूर्त के बारे में बहुत ही विस्तार से और सरल शब्दों में जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इससे बहुत मदद मिलेगी और वे इस चैत्र नवरात्रि में पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कन्या पूजन कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुझे भी आप सबके साथ यह जानकारी साझा करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद प्रिया जी। धन्यवाद अजय जी। तो दोस्तों, यह थी कन्या पूजन पर हमारी खास बातचीत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।